वेलकम टू माय चैनल डिप्यूटेड एरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का जो लेक्चर है हमारा वो है एक्सरसाइज आपके 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले के पार्ट में हम यहाँ तक का कंप्लीट कर चुके हैं और सारे बेसिक्स और सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ चुके हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है आज के लेक्चर से। ऑन कंपेयरिंग द रेशो, आपको रेशो कंपेयर करना है। रेशो कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। आपको इन दोनों को कंपेयर कर इन लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करना है और बताना है कि यह कॉन्सिस्टेंट है या नॉन कॉन्सिस्टेंट है। इससे पहले के क्वेश्चन में भी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसके अंदर भी कंपैरिजन था और कंपैरिजन में हमने देखा था कि वे जो इक्वेशंस है क्या वे इंटरसेक्ट लाइन बनाएगी, क्या वो पैरेलल लाइन बनाएगी या वह कोइंसिडेंट लाइन रहेगी। तो इस प्रकार की 3 टाइप की लाइनें हमने देखी थी कि हम कंपैरिजन से किस तरह से देख सकते हैं कि कौन सी लाइन आएगी और कौन सा इसका सॉल्यूशन आएगा। और इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, लेकिन इसके अंदर एक नया वर्ड आ चुका है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का अलग अलग मीनिंग है। क्या है मीनिंग? कंसिस्टेंट का अर्थ है कि जहाँ पर, पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या अर्थ है। कि जहाँ पर हमने देखे कि 3 प्रकार के हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। एक सॉल्यूशन हमारा मिलता है ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। जब हम दोनों लीनियर इक्वेशन को लेकर ग्राफ पेपर पर लाइंस खींचते हैं तो एक हम जानते हैं कि एक इक्वेशन से हमें एक लाइन स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है और दूसरी इक्वेशन से हमें दूसरी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। दोनों लाइंस की कंडीशन 3 प्रकार की हो सकती है। या तो वे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, या वे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, या फिर वे दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल रहे। तो 3 कंडीशन के हिसाब से यहाँ 3 प्रकार के सॉल्यूशन आपके मैथमेटिक्स में बनते हैं। तो पहला सॉल्यूशन हमने देखा था कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी कि नो एनी सॉल्यूशन, आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। और तीसरी कंडीशन देखी थी मेनी सॉल्यूशन। क्या देखी थी? मेनी सॉल्यूशन। इस प्रकार आप 3 प्रकार की कंडीशन देख सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। तो यह जो आपका वर्ड है कंसिस्टेंट, यह कंसिस्टेंट वर्ड इससे और इससे रिलेटेड है। यदि आपका सॉल्यूशन में मेनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना, एक हो या अनेक हो, एक हो या अनेक हो, सॉल्यूशन तो है। यदि सॉल्यूशन है ओनली वन सॉल्यूशन, यदि आपका कोई एक सॉल्यूशन है या अनेक सॉल्यूशन है, दोनों ही कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह कंसिस्टेंट है। और यदि कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वह जो है इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इन 3 टाइप में से यह इक्वेशन किस टाइप की है, ये दोनों इक्वेशन मिलकर कौन सा टाइप बनाती है। और इसे देखने के लिए हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि हमें कंपेयर करना होगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का। इनका आपस में कंपैरिजन करना होगा, इनके रेशो का कंपैरिजन करना होगा। तो हम चलते हैं कंपैरिजन पे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है। इस प्रकार से 2 परिस्थितियां रहेगी, उस कंडीशन में हम लिख देंगे कंसिस्टेंट और एक परिस्थिति में हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिले तो इन शब्द का यूज़ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले क्वेश्चन को हम कंपैरिजन के लिए उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन हम यही कर देते हैं, इसे ज़्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। 3x + 2y = 5 है। 2x + 3x + 2y = 5 और लिखा हुआ है 2x
माइनस 3y इक्वल टू 7। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और यह इक्वेशन नंबर 2 है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनकी कंपैरिजन इनके स्टैंडर्ड फॉर्म से। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये दो टाइप के लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख लिया। अब इन दोनों का कंपैरिजन हम इन दोनों से करेंगे। इन दोनों से करने पर हमें यहाँ पर हम इससे करते हैं तो हमें a1 की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, a1 इक्वल टू प्राप्त होता है 3, b1 इक्वल टू प्राप्त होता है 2 और c1 इक्वल टू प्राप्त होता है 5। इसी टाइप से a2 बराबर यहाँ पर इसका जब इससे तुलना करेंगे हम तो a2 की वैल्यू आती है 2, b2 की वैल्यू निकल कर आती है -3 और c2 की वैल्यू निकल कर आती है 7। आप फिर से एक बार मिलान कर लीजिए, 3 2 5 3 2 5 2 -3 7, इस प्रकार से वैल्यू आ चुकी है। इन वैल्यूओं को लाने के बाद हम देखते हैं इनका रेशो निकालते हैं। a1/a2 a1/a2 कितना है, a1/a2 देखते हैं 3/2 3/2। b1/b2 देखते हैं क्या है, b1/b2 इक्वल टू 2/-3 ये आ चुका है। और c1/c2 देखते हैं तो c1/c2 इक्वल टू 5/7। यह तीन रेशो आ चुके हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि यह जो रेशो है ये किस प्रकार से, अभी हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है कि किस प्रकार से हम इसे देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ रेशो को निकाल के आए, रेशो में तुलना करेंगे, रेशो में कंपेयर करेंगे, इसका और इसका, तीनों रेशो का आपस में कंपेयर करेंगे। यह आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम देखते हैं सबसे पहले जो हमने स्टेप तय किए उसी स्टेप में हमें चलना है। सबसे पहले इन दोनों की स्थिति देखेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 क्या यह, तो यहाँ पर 3/2 3/2 इक्वल टू 2/-3, क्या यह दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/-3 है, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये दूसरे के इक्वल नहीं है। यह कंडीशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलती है कि हमने जब इन दोनों की कंपेयर किया a1/a2 और b1/b2 को, तो फर्स्ट में हमें मिल गया कि यह एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इससे आगे हमें सोचना ही नहीं है, इससे आगे हमें जाना भी नहीं है, थर्ड को कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ये दोनों a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है तो आपको थर्ड को देखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि दोनों नॉट इक्वल टू होते हैं तो इसका अर्थ है कि यह कौन सा सॉल्यूशन है, यह आपका मेनी सॉल्यूशन, सॉरी ओनली वन सॉल्यूशन रखता है, ओनली वन सॉल्यूशन रखता है। इस प्रकार की स्थिति होती है तो हमें इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और जब यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन दी गई है, दोनों लीनियर इक्वेशन दी गई है, वे दोनों लीनियर इक्वेशन हम आंसर में लिख सकते हैं कि कैसा सॉल्यूशन है ये कैसा है, कंसिस्टेंट है, ये आपका कंसिस्टेंट है। आपका इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आंसर के अंदर कि कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के अंदर वही परिस्थितियां रहेगी, या तो आपका कोई सॉल्यूशन होगा या फिर मेनी सॉल्यूशन होगा। कुल मिलाकर आपको सॉल्यूशन वर्ड वहाँ पर चाहिए, नो शब्द नहीं चाहिए, यस में ही आंसर चाहिए, चाहे वह अनेक सॉल्यूशन ही क्यों ना हो। और इनकंसिस्टेंट के अंदर एक कंडीशन हो सकती है कि आपका कोई सॉल्यूशन ही
नहीं हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकल कर आता है। इस प्रकार की कंडीशन जब निर्मित होती है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा और वह भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा और ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। x और y की एक एक वैल्यू हमें निकल कर आएगी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप से है, हम इसे लिख देते हैं फटाफट। अब आपने यहाँ एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा फास्ट क्लियर करते हैं क्योंकि समय आपका और मेरा दोनों का महत्वपूर्ण है। हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। जब इनका कंपेयर करेंगे सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ A1/A2। अब लिखते हैं A1/A2 मतलब 2/4। यह हो गया 2/4, इसका अर्थ है 1/2, 1/2 आ चुका है। तो यह A1/A2 आ चुका है। अब हम लिखते हैं B1/B2। तो B1/B2 को देखते हैं तो -3 अपान -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, तो 1/2 आ चुका है। इसी टाइप से यहाँ पर C1/C2 देखते हैं तो C1/C2 की वैल्यू आती है यहाँ से 8/9, 8 फाइनली 9 आ जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 8/9। क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? इन सबको देखिए, इनको देखिए। आप क्या देख पा रहे हैं कि A1/A2 की वैल्यू 1/2 है, B1/B2 की वैल्यू भी 1/2 है, C1/C2 की वैल्यू 8/9 है। देन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यह यहाँ पर दिख रहा है। इसको देखने के बाद यह फील हो रहा है कि ये दोनों तो इक्वल है लेकिन यह इक्वल नहीं है। जब यह इक्वल नहीं होता है तो इसका अर्थ होता है कि आपकी लाइन्स कैसी है? आपकी लाइनें पैरेलल है, आपकी लाइनें ऐसी पैरेलल है एक दूसरे के। और जब लाइनें पैरेलल होती है तब कैसा सॉल्यूशन होता है? तब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो नो एनी सॉल्यूशन, तब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। सॉल्यूशन होने के लिए लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट होना चाहिए, मिलना चाहिए। कहीं मिल ही नहीं रही दोनों लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है कि यह कॉन्सिस्टेंट है या नॉन इनकॉन्सिस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इनकॉन्सिस्टेंट यह है आंसर इसका। तो इस प्रकार से आप इसे अरेंज करिए और इसे देखकर लिख दीजिए, तो आपको यहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा कि इसका क्या होना है। तो आप क्वेश्चन को देखकर ही पता कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आ चुका है वो 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। और नेक्स्ट इसकी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या है, थोड़ा आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है यह भी आप सीख लेंगे। यहाँ पर 3/2x से थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू यहाँ पर 7 लिखा है। ये जो अपान में लिखा हुआ है इसे कैसे हटाया जाए? जनरली आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो इसे कैसे हटाया जाए? इसे हटाने के लिए आप 3 और 2 दोनों को रिमूव करना चाहते हैं, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 6। मतलब आप पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई
कर दीजिए। आप पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 इंटू 3/2x और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 5/3y और यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 6। इस प्रकार से आप लिख देंगे। आप 2 से इसे काट सकते हैं, आप 2 से 3 टाइम 3 3 9 तो यहाँ 9x हो जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 3 से यह 2 बार कट चुका है तो यहाँ पर 10y आ जाएगा और यहाँ 42 आ जाएगा। अब आपकी यह नई इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन बन चुकी है और यह आपकी 2 है और यह 1 है। अब आप इसे देखेंगे और इसे देखेंगे कंपैरिजन के अंदर। अब आप इसका कंपेयर कीजिए अब आप इसका कंपेयर कीजिए। यह आपकी 1 नंबर और यह आपकी 2 नंबर, यह वाली आपकी 2 नंबर इक्वेशन है और यह वाली आपकी 1 नंबर इक्वेशन है। जब इसकी तुलना करेंगे वो लिखेंगे a1/a2 तो a1 की वैल्यू यहाँ पर 9 है और a2 की वैल्यू यहाँ पर 9 है तो यहाँ हो गया 9/9, इसका मतलब हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, b1/b2 लिखते हैं। b1/b2, b1 की वैल्यू इसके अंदर 10 है और यहाँ पर है -10 2 के अंदर तो -10 तो ये हो गया आपका -1। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1/1 है और यहाँ -1/1 है। आपको c देखने की आवश्यकता है ही नहीं, हम कह चुके हैं और देख चुके हैं। अगर आप चाहें तो c1/c2 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। c1/c2 आपका आ जाएगा 42/14 तो यहाँ पर 42/15 आ चुका है। यह आपका c। हम जानते हैं, हम सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 को ही देख लेते हैं। तो यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यदि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो हम कह सकते हैं इससे 2 स्थितियाँ निर्मित होगी। नंबर 1, इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इसका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, इसका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। और लाइनें कैसी रहेगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेगी। तो हम ये 2 बातें कह सकते हैं कि यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी और ओनली 1 सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन पर। इसके बाद आपको सी को देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद आप लिखना चाहें तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू c1/c2 भी लिख सकते हैं, जो कि इनके इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से इन दोनों को देखकर हमने ये देख लिया। और आगे इसके बाद हमें लिखना है कि दोनों में से इन है या कौन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोइंसिडेंट। क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, इसका आंसर हो चुका है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 का 3 चेक कर सकते हैं। अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 के जैसा ही है, जस्ट लाइक। इसे भी इसी प्रकार से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5x - 3y। लिखा है 5x - 3y इक्वल टू 11 और -10x + 6y इक्वल टू -22। तो यहाँ पर a1/a2 क्या आएगा, a1/a2 सबसे पहले a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार का रेशो लिखना है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में देख चुके हैं। वह स्टेप आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आता है 5/-10, मतलब इसे और सॉल्व करें तो 1/2 और वो भी माइनस का। इसी टाइप से b1/b2 देखें तो -3/6 और इसे और सॉल्व करें तो -1/2 आता है। और अगर c1/c2 देखें तो यहाँ पर 11/-22 तो यहाँ पर 1/-2। हम देख पा रहे हैं कि यह और यह तीनों एक दूसरे के इक्वल है। जब तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम इसे ऐसा लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं
क्या कहते हैं इस कंडीशन को, ये कैसे सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है या नहीं है, तो ये सॉल्यूशन है। और कैसे सॉल्यूशन है, या हमारे सॉल्यूशन होते हैं मेनी सॉल्यूशन, हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन कहलाएंगे मेनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन। क्यों होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में लाइंस एक दूसरे से ओवरलैप होती है। ओवरलैप होती है का अर्थ है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, तो कोइंसिडेंट लाइनें होती है। ये कोइंसिडेंट लाइन में हर जगह आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के हल, हर एक स्टेप पर, हर एक पॉइंट पर आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसके मेन सॉल्यूशन होते हैं। और लाइन एक कैसी होती है, यहाँ पर जो लाइनें होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती है, तो यहाँ पर जो लाइनें होती है वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। तो इस प्रकार हम इसे देखकर पता कर सकते हैं कि हमारे दो प्रकार से हम इसे देख सकते हैं कि लाइन कौन सी होती है और सॉल्यूशन कौन सा होता है। तो मेनी सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, और इस प्रकार से देखने के बाद हम पता कर सकते हैं। तो यही, और इसका फाइनली आंसर में यह हमारा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन शब्द चाहिए। एक सॉल्यूशन हो या अनेक सॉल्यूशन हो, दोनों ही स्थिति में हम कोइंसिडेंट लिखेंगे। इनकोंसिस्टेंट उसी कंडीशन में लिखेंगे जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो, नो एनी सॉल्यूशन। और नो एनी सॉल्यूशन कब आता है, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यह इक्वल टू नहीं है, A2 और B1 B2 तो इक्वल है, लेकिन यह इक्वल नहीं है। उस कंडीशन में हम लिख देते हैं इसे कि यह हमारा कांस्टेंट सॉल्यूशन है या कांस्टेंट है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ये दोनों इक्वेशन की कंडीशन कही जा रही है कि ये दोनों इक्वेशन कैसी है, ये दोनों इक्वेशन कैसी है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट की कंडीशन देख ली और इनकॉन्सिस्टेंट की कंडीशन देख ली हमने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5th, जो कि इसका लास्ट है, यह 5th वाला क्वेश्चन है। 4/3 5th वाला है यहाँ पर। फोर अपॉन 3 x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इस प्रकार का यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे हमें देखना है कि इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो हम इसे थोड़ा सा इजी स्टेप में बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 को रीबिल्ड कर देते हैं हम। यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 4x बच जाएगा, प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो जाता है 6y और 8 में 3 का किया तो 24। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। 3 का आप हर स्टेप में इसमें और इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 4x बच जाएगा, यहाँ 3 दूना 6y हो गया और 8 से 3 का 24 हो गया। अब हम लिख लेते हैं a1 बटे a2। a1 अपान a2 की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर 4/2। 4/2 का अर्थ है कि 2। इसी टाइप से b1 अपान b2 6/3। 6/3 यहाँ पर वैल्यू निकल कर आती है 2। इसी टाइप से c1 अपान c2 निकल कर आता है 24/12, मतलब यह भी 2। कुल मिलाकर आपके तीनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब क्या कंडीशन होती है, तब वही कंडीशन होती है कि जो पिछले क्वेश्चन में थी वही निर्मित होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइनें हमारी कांस्टेंट लाइंस है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, इसके मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, और जब सॉल्यूशन मेनी हो सकते हैं तो ये लाइनें कैसी है,
यह लाइन आपके कंसिस्टेंट लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि यह आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब हम बाकी का शेष करेंगे। इस पार्ट की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। और यदि आप मेरे साथ अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सीख रहे हैं हमसे, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप कि आपको मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। यहाँ एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन थोड़ी सी जो कमी है वह सब्सक्राइबर की कमी है। चैनल नया होने के कारण थोड़े से सब्सक्राइबर कम है और वह बहुत जल्दी ही काफ़ी हो जाएंगे। आप सहयोग, आप सबका साथ बना रहेगा। आप सीखते रहिए, देखते रहिए डीपी ट्यूटोरियल और हम आपको पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको बहुत बेहतर मैथमेटिक्स में और क्या दे सकते हैं वह भी हम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए और नॉलेज लेते रहिए।